नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन के जन्म को देखेंगे कि आखिर खिलाफत आंदोलन का जन्म किस तरीके से होता है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ बिंदुओं को यहाँ पे नोट किया है, जिसके माध्यम से हम इनको एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कहता है कि 1918 ईस्वी से ही अंग्रेजी इरादों का इशारा संकेत दे रहा था। मतलब कि तुर्की के साथ जो सिब्र की संधि की गई थी वो तो 1920 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1918 ईस्वी से ही अंग्रेजों का जो कुछ एक्टिविटी था वो अपना इशारा दे रही थी। उससे जो भारतीय मुसलमान थे वो अंदाजा लगा रहे थे कि अंग्रेज जो है वो युद्ध के बाद क्या करने वाला है, क्योंकि उनको ऐसा आभास हो रहा था। अब ये आभास क्या हो रहा था, तो चूंकि ये भारतीय मुसलमान जिस खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, खिलाफत को स्थापित करने के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य में थे कि भाई खलीफा को सुरक्षित रखा जाए, जो खिलाफत का जो पद है उसे किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन खुद खलीफा का जो अपना घर था अरब, वहां पे खलीफा के साथ अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र किया, ऐसा भारतीय मुसलमानों का मानना था। और वो ये षड्यंत्र था कि खुद अरब में ही जो लोग थे वो खलीफा के खिलाफ हो गए और उन्होंने खलीफा की बगावत करना शुरू कर दिया। भारतीय मुसलमानों का ऐसा मानना है कि ये अंग्रेजों के बढ़ावा की नीति या अंग्रेजों ने इस तरीके का करवाया था, इसलिए वहां के जो लोग थे उन्होंने खिलाफत को उखाड़ फेंकने के लिए खलीफा के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन चूंकि अमूमन ऐसा हर एक जगह पे देखा जाता है, जैसे आप इतिहास के जितने भी युद्ध को देखेंगे उसमें आपको एक बात जो है वो कॉमन मिल जाएगा, और वो ये कि जब भी कोई देश युद्ध हार रहा होता है तो उसके अपने जो लोग होते हैं वो राजा के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और ऐसा जो एग्जाम्पल था वो ये एक तुर्की नहीं था, बाद में आप देखेंगे कि जर्मनी में भी जो जर्मनी के कैसर विलियम्स थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जर्मनी में भी राजतंत्र था, तो युद्ध के बाद जो वहां का माहौल था जर्मनी का, उससे मतलब जब कैसर विलियम को लगा कि अब जर्मनी युद्ध में हार जाएगा तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और चूंकि यही हाल जो था वो तुर्की का भी था, लेकिन जो भारतीय मुसलमान थे उनका मानना था कि नहीं, ऐसा अंग्रेजों के बहकाने पे किया गया है। इस तरीके के और भी आप एग्जाम्पल देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रसिया में जो जार के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसमें भी आप देखेंगे कि जब युद्ध चल रहा था, जिस समय युद्ध चल रहा था तो उसी समय वहां भी जार के शासन के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया गया था। और वहां के जो आंदोलनकारी थे उनका तो जो एक मैनिफेस्टो जिस तरीके से कह सकते हैं, तो उस मैनिफेस्टो का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि रसिया को तत्काल युद्ध से लौट जाना चाहिए, युद्ध जो ये हो रहा है उस युद्ध से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग भी मानते थे कि जार के इन नीतियों के कारण, साम्राज्यवाद की नीतियों के कारण जो है वो रसिया का बहुत स्थिति खराब हो रहा है। रसिया साम्राज्यवाद में लगा हुआ है, राजा क्या चाहेगा, राजा तो अपना क्षेत्र विस्तार चाहेगा। अब उसके यहाँ का जो प्रजा है वो किस तरीके से रह रहा है उसके ऊपर राजा का उतना ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो राजा थे वो कोई बहुत बड़े प्रजावत्सल राजा नहीं थे। जो कि प्राचीन काल के अगर आप इतिहास देखेंगे तो वहां पे जिस तरीके की एग्जाम्पल मिलते हैं कि राजा जो होता था वो प्रजा का सेवक होता था, प्रजा का रक्षक माना जाता था।
जिसका उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है, लेकिन यहाँ इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ जो राजा था वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये बात अलग थी कि उसके राज्य के जो लोग थे उनके पास न सही एजुकेशन था, न सही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। उन लोगों को जो डेली लिविंग के लिए रोज का जो भोजन है, रोजमर्रा का जो जरूरत है, वो भी पूरा करने में परेशानी महसूस हो रहा था। और जब भी कोई एक कंट्री दूसरे देश के साथ युद्धरत रहेगा तो वो अपने लोगों पर ध्यान कम देगा और युद्ध पे ध्यान ज्यादा देगा, जिससे युद्ध का जो खर्च है उसको मेंटेन किया जाए। और उस अगर युद्ध में जो खर्च होगा उसको मेंटेन कहां से किया जाएगा? तो जनता पे जो खर्च होने वाले पैसे हैं वही तो युद्ध पे खर्च किए जाएंगे। इसलिए ये जो भारतीय मुसलमान थे जिनका ये आरोप था कि अंग्रेज के कहने पे, या हो सकता है अंग्रेज का भी, हाँ ये हो सकता है कि अंग्रेज भी उस समय इस ताक में थे कि किसी तरीके से खलीफा के खिलाफ विद्रोह करवा दिए जाए। तो ये तो एक युद्ध नीति है, हर एक लोग करते हैं। हर लोग चाहता है कि हमारा दुश्मन जो है वो किस तरीके से कमजोर हो, उसको कमजोर किस तरीके से किया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, इससे कोई नाकार नहीं सकता है। लेकिन एक ट्रेंड ही था इस तरीके का कि जो जो देश हार रहे थे उनके जो अपने लोग थे वो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और यही सिचुएशन जो था वो तुर्की में खलीफा के प्रति था। वहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हुसैन, शरीफ हुसैन। ये मक्का के थे। तो मक्का के ये जो शरीफ हुसैन थे उन्होंने ही खलीफा के खिलाफ बगावत कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इसलिए जो भारत के मुसलमान थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो शरीफ हुसैन है वो अंग्रेजों का एजेंट है, अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसप्लांट किया गया ये व्यक्ति है। इसलिए दिसंबर 1918 ईस्वी दिल्ली में मुस्लिम लीग अधिवेशन, मतलब दिसंबर 1918 ईस्वी में दिल्ली में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में ये जो मक्का के शरीफ हुसैन हैं उनकी कटु आलोचना की जाती है। उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंग्लैंड का एजेंट थे और इसलिए उन्होंने वहां इस तरीके का किया, मतलब खलीफा जो है उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। इसलिए भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने मुस्लिम लीग की अधिवेशन में मक्का के शरीफ हुसैन की कटु आलोचना की। ये जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था वहां एक काम तो हुआ कि मक्का के जो शरीफ हुसैन थे उनकी कटु आलोचना की गई। तो दूसरा काम ये हुआ कि वहां अंग्रेजी सरकार से दो मुख्य मांगे रखी गई। पहला जो मांग था वो ये था कि मुस्लिम राष्ट्रों की अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाए, मतलब तुर्की का जो अखंडता है उसको अक्षुण्ण रखा जाए, उसकी अखंडता के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाए। मतलब तुर्की के का जो कोई भाग है उसको तोड़ के तुर्की से अलग ना किया जाए। तुर्की का जो रिसोर्स है उस पर अंग्रेजों का अधिकार ना हो। तुर्की का जो का जो भी धार्मिक स्थल है उस पर भी तुर्की का ही अधिकार रहे। और दूसरा, इस्लाम के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों को खलीफा को लौटाया जाए। मतलब इस्लाम के वो सारे धार्मिक और जो पवित्र स्थल हैं उनको खलीफा को लौटा दिया जाए। अब ये जो दोनों के दोनों जो मांगे थी वो आपस में खुद में एक विवाद है कि भाई ये जो दोनों का दोनों जो मांग था वो मांग सरासर अनुचित प्रकार का ये मांग था। अगर अंग्रेजों को तुर्की को सारे चीज लौटाने ही थे तो फिर अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध क्यों किया था? या अगर तुर्की को ऐसा डर था
कि जब हम युद्ध में हार जाएंगे तो हमारे कुछ रिसोर्सेज को अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, हमारे धार्मिक स्थल को अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। तो उसने युद्ध में शामिल ही क्यों हुआ? और कोई भी जो विजित प्रदेश होता है उसके साथ जो विजेता होता है वो अपने शर्तों पे संधि करता ही है। ये आज का नहीं, बहुत पुराना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक संसार का नियम है कि जो विजेता होगा वो विजित का शोषण करेगा ही करेगा। लेकिन ये लोग चाहते थे कि नहीं, तुर्की का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया जाए, तुर्की के जो क्षेत्र हैं उससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। और दूसरा वो जो कि ये मांगे जो थी वो अपने आप में एक विरोधाभास दिखाई दे रहा था कि भाई अगर तुर्की युद्ध में हारा है तो उसका तो उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। तुर्की भी युद्ध में शामिल हुआ था, इसलिए नहीं कि बस जाएंगे और अंग्रेज पर दो चार बम गिराएंगे और फिर जो है वो हम घर में आके आराम से बैठ जाएंगे। ये तो भी उसी लिए शामिल हुआ था कि अगर ये युद्ध में जीतता तो इंग्लैंड के जो भी भूभाग थे, जो भी रिसोर्सेज थे, उस पर तुर्की भी अधिकार करता, जर्मनी भी अधिकार करता, क्योंकि तुर्की जो था वो जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहा था। इसलिए जब युद्ध में जर्मनी जीतता तो तुर्की जीतता और उससे तुर्की को फायदा होता। तुर्की भी दूसरे दूसरे देशों के जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे दूसरे देशों के जो भूभाग हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेता। तो ये तो युद्ध का एक नियम है। लेकिन यहाँ ये जो दोनों मांगे थी वो एकदम बेबुनियाद मांगे थी, जिसको कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता है। इवन दैट कि अगर भारत ही देश है और भारत में अगर पाकिस्तान से भारत का लड़ाई हो जाए और भारत के जो मुसलमान हैं वो इस बात को कहने लगे कि नहीं, पाकिस्तान का कोई क्षेत्र जो है वो भारत अपने में नहीं मिला सकता है, तो ये क्या स्थिति होगा? मतलब भारत में रहने वाले लोग ही भारत के खिलाफ हो जाए। तो एक तरीके से ये जो मांगे थी वो अपने आप में विरोध भरी ये मांगे थी। इसी समय मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस का भी अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में। अब महात्मा गांधी ने इस समय मुसलमानों के इस मांग का समर्थन किया, कहा कि नहीं, मुसलमान जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, उनको वो चीज मिलना चाहिए। मतलब तुर्की का जो भी भाग अंग्रेज लोगों ने कब्जा किया है वो भाग तुर्की को लौटा देना चाहिए, तुर्की के ऊपर युद्ध का क्षतिपूर्ति नहीं लगाना चाहिए, तुर्की के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका कंट्रोल खलीफा को ही दे देना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया इस तरीके से। और इसका नतीजा ये हुआ कि सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है। ये जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है वही खिलाफत आंदोलन को जन्म देने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। इस तरीके से खिलाफत आंदोलन का जन्म होता है और इसी समय जो उलेमा लोग थे वो जमायत उलेमा की स्थापना करते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का भारत सरकार पे, जो उस समय ब्रिटिश का सरकार था, तो उस पे अपने धार्मिक मुद्दों को लेकर उस पर दबाव बनाने के लिए जो एक वर्ग था, एक कोई ऐसा संस्था इन लोग को चाहिए था जो कि दबाव बना के रखे। और इसके लिए जमायत उल उलेमा की स्थापना की गई। यहां एक जो यहां एक
गांधी जी के द्वारा खिलाफत को सपोर्ट करना तुष्टीकरण की नीति का शुभारंभ भी माना जाता है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो तुष्टीकरण के इस नीति के लिए कहीं ना कहीं गांधी जी को जिम्मेवार भी मानते हैं, जिसके बारे में हम और भी जो पिछला जो क्लास है पीछे और कई एक वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे। अब यहां देखना यह है कि भाई आखिर तुष्टीकरण होता क्या है, और उसके आधार पे आप खुद जज करेंगे कि गांधी जी ने तुष्टीकरण की नीति का यहां से शुभारंभ किया या नहीं किया। तो तुष्टीकरण वह नीति है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राष्ट्र या किसी रिलीजन के अनुचित मांगों को भी मान लिया जाए ताकि किसी तरीके से शांति स्थापित किया जाए। एक तरीके से शांति स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी संस्था, किसी देश, किसी रिलीजन के अनुचित मांगों को भी मांग लेना तुष्टीकरण है। और बहुत सारे इतिहासकार हैं उनका कहना है कि गांधी जी ने यही काम तो किया, क्योंकि ये जो दोनों का दोनों जो मांग था वो भारत में रह रहे मुसलमानों को इस तरीके का मांग करना अनुचित था, क्योंकि पहले देश है उसके बाद धर्म है। लेकिन गांधी जी ने इन दो अनुचित मांगों को भी मान लिया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता करवाई जाए, दोनों के बीच दोस्ती करवाया जाए, दोनों के बीच शांति स्थापित की जाए। इसके लिए गांधी जी ने मुस्लिम लीग के ये जो दो मांग थे जो कि अनुचित मांगे थी, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग, इसलिए गांधी जी पे तुष्टीकरण की नीति को शुभारंभ करने का भी आरोप लगता है। इसके बारे में हम और पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखेंगे। आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा टॉपिक था, जिसमें खिलाफत आंदोलन के जन्म को हमने देखा कि भाई खिलाफत आंदोलन का जन्म किस तरीके से हुआ, खिलाफत आंदोलन का जो ऑरिजिन है, मतलब कहां से वो निकला, किस भावना से होकर वो निकला, तो शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने डाउट को कमेंट के माध्यम से या नंबर जो मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।